हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 23 मार्च के करंट अफेयर्स में। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आप लोगों के हिंदू न्यूज़पेपर से कंटेन किए गए होते हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और आज के इस करंट अफेयर्स में आपके जो पद्म पुरस्कार मिले हैं वो भी कंटेन है, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग हर एग्जाम में आपके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वेयर इज संगमेश्वर टेम्पल? तो अगर हम इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि इस पर एक अटैक हुआ था, लास्ट ईयर इस पर एक अटैक हुआ था, और श्रीलंका में भी एक अटैक हुआ था। तो जो हमारी NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने दोनों हमलों के मास्टरमाइंड को सेम माना है, यानी कि एक ही सेम ही व्यक्ति का हाथ है जो इसके पीछे है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम अपना स्टैटिक चीजें इसकी देख लेते हैं कि संगमेश्वर जो मंदिर है वो आपका इरोड डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ के? तमिलनाडु में, कोयम्बटूर के पास ये मंदिर पड़ता है। और ये मंदिर डेडिकेटेड है शिव को। तो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे संगमेश्वर मंदिर आपका किस भगवान को समर्पित है? तो आपने याद रखना है ये समर्पित है आपका शिव जी को। चलिए, तमिलनाडु की बात करें तो MK स्टालिन यहाँ के CM है और चेन्नई यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि अभी कल दिल्ली का बजट पेश हुआ है। तो बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। तो कैलाश गहलोत दिल्ली के अभी फाइनेंस मिनिस्टर है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो कि दिल्ली का बजट कितना है? तो 78,800 आपका क्या रहा है? 78,800 करोड़ क्या रहा है आपका दिल्ली का बजट रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस बजट में से कितना एजुकेशन को है, तो 16,000 के करीब 16,000 करोड़ के करीब एजुकेशन को है। तो जो किसी भी बजट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो CM अरविंद केजरीवाल और आर्टिकल 239B आर्टिकल 239B के द्वारा दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। देश में एक आपकी पुडुचेरी और आने वाले टाइम में जम्मू एंड कश्मीर, दो और ऐसी यूनियन टेरिटरी होगी जो केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी जहां पर उनकी विधानसभा जिनके पास है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज G8 ग्रुप? तो बेसिकली क्या है? देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, एग्जामिनर आपको ना यहीं पे कंफ्यूज करता है। देखो, G7 है जो दुनिया की 7 जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी है उनका एक ग्रुप है। जो पहले दो G8 होता था, ठीक है, G8 होता था, लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन के कुछ क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था, तो तब से रशिया को उस G8 से बाहर निकाल दिया था और वो G7 हो गया था। लेकिन जो ये वाला G8 है, ये भारत के कुछ विपक्षी जो दल है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनकी एक जॉइंट मीटिंग होने वाली है G8 की, और इसमें कांग्रेस के CM को बाहर निकाल दिया गया है। तो किस किस राज्य के CM है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें केरल के CM है पिनरई विजयन, नीतीश कुमार बिहार के, MK स्टालिन तमिलनाडु के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, हेमंत सोरेन झारखंड, भगवत मान पंजाब, अरविंद केजरीवाल दिल्ली। तो इस तरीके से 8 राज्यों के CM है ओपोजिशन पार्टी से, जो क्या करेंगे, एक अपनी मीटिंग करेंगे। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से झारखंड की राजधानी क्या है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें से झारखंड की राजधानी क्या है। चलिए,
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज एम्बेसी प्रेजेंटेड अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम फॉर चिल्ड्रन पार्क। तो आपको पता होगा 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो उसके अवसर पर क्या हुआ है, इजराइल की एम्बेसी ने, इजराइल में आपको पता होगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां पर पानी की कमी है, और उसके बावजूद भी जो इजराइल है वो एग्रीकल्चर में टॉप कंट्रियों में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम पर इजराइल ने कमाल किया है, और उसी चीज को भारत में भी यहाँ पर इजराइल की एम्बेसी की तरफ से शुरू किया गया है। कहाँ पर, इंडिया गेट के पास, ठीक है, चिल्ड्रन पार्क में, चिल्ड्रन पार्क में इंडिया गेट के पास ये किया गया है। अब आने वाले एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि एम्बेसडर टू इजराइल, ठीक है, यानी कि इजराइल की तरफ से भारतीय राजदूत कौन है। तो इजराइल की तरफ से या इजराइल के राजदूत कौन है भारत में, तो वो है आपके नोर गिलेन, ठीक है, नोर गिलेन। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मुझे इजराइल की राजधानी भी कमेंट बॉक्स में लिखनी है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी रिसीव्ड द 16 रामनाथ गोइंका अवार्ड। तो रामनाथ गोइंका अवार्ड अभी मिले हैं। एक तो आपने याद रखना है कि ये किस फील्ड में दिया जाता है। तो रामनाथ गोइंका अवार्ड जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। 23 लोगों को, यानी कि पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है। और अब की बार 43 लोगों को, 43 लोगों को ये अवार्ड मिला है, जिसमें शिव साहा सिंह को मिला है बेस्ट, किसके लिए, अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल, ठीक है, अनकवरिंग इंडिया विजिबल नाम से इनकी एक स्टोरी थी, जिसके लिए इनको ये मिला है। और ये 2019 का अवार्ड है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2009 ऑफ गुजरात स्टेट। देखो ये क्यों चर्चाओं में है, तो गुजरात के अंदर सत्ता में शामिल बीजेपी और कांग्रेस विपक्ष दोनों में एक सहमति बनी है। उनका कहना है कि राज्य में जो क्राइम है वो लव मैरिज के कारण बढ़ रहे हैं। वो लव मैरिज जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसके कारण क्राइम रेट बढ़ रहा है। या तो उन दोनों में अनबन हो जाती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर क्राइम करते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स उनके ऊपर क्राइम करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उनका कहना है कि जो लव मैरिज होगी उनमें भी पेरेंट्स के साइन होना जरूरी है, या लव मैरिज को भी मान्य तभी माना जाएगा अगर उनमें फैमिली इन्वॉल्व होगी या फैमिली के सिग्नेचर्स होंगे। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या होने होगा। अब ये प्रस्तावित है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन डिड पेरिस एग्रीमेंट साइन। तो आपको पता होगा पेरिस एग्रीमेंट जो आपके वर्ल्ड के जो टेम्परेचर है उसको कम करने को लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस 2016 में ये साइन हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर टीबी एज हेल्थ इमरजेंसी। टीबी को, जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस होती है, ठीक है, उसको डब्ल्यूएचओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब हेल्थ इमरजेंसी के रूप में, ठीक है, स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषणा करी थी। तो ये घोषणा करी थी 1993 में, 1993 में ये डब्ल्यूएचओ ने घोषणा करी थी। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, वॉशिंगटन डीसी में। और सॉरी, नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेयर डिड जी7 समिट ऑफ 2001 हेल्ड, 2001 की, ठीक है, 2001 की जी7 समिट कहाँ हुई थी। तो बेसिकली खास बात ये इसलिए है क्योंकि पहली बार, ठीक है, पहली बार टीबी को जब इसके लिए हेल्थ इमरजेंसी के लिए चुना गया था, ठीक है, या टीबी को लेकर बात उठी थी, तो सबसे पहली बार ये जी7 समिट ऑफ 2001 में ही उठी थी। और अब की बार की जी7 की जो समिट है वो भी जापान में ही है, तो इसलिए खास बात है, ठीक है। तो इस साल की जो जी7 समिट है 2001 की कहाँ हुई थी, जापान में, और इस साल की भी कहाँ होगी, जापान में। G20 कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। वर्ल्ड टीबी सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है, कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री आईएमएफ प्रोवाइडेड 15.6 बिलियन लोन पैकेज। तो देखो यूक्रेन को, कल हमारी न्यूज में आया था कि श्रीलंका को आईएमएफ ने लोन दिया है। आज हमारी न्यूज में है कि यूक्रेन को भी
आईएमएफ ने क्या दिया, लोन प्रोवाइड कराया। यूक्रेन की अगर बात करें तो कीव यहाँ की कैपिटल है, कीव यहाँ की कैपिटल है। और वोलोदिमीर जेलेंस्की क्या है, यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है और रशिया के साथ यहाँ पर युद्ध चला हुआ है। नेक्स्ट है, विच कंट्री फेस प्रोटेस्ट ड्यू टू रिवाइज पेंशन सिस्टम। तो देखो फ्रांस में क्या किया गया था, फ्रांस में वहां के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उनकी तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से क्या किया गया था, पेंशन एज को 62 से 64 कर दिया था। ठीक है, पेंशन एज को 62 से 64 कर दिया था। और अगर कोई महिला बीच में, जैसे महिलाओं को जो छुट्टी मिलती है, तो जितने टाइम के लिए छुट्टी मिली है तो उसकी पेंशन उतनी एज के बाद होगी। यानी कि अगर उसने 3 साल की छुट्टी ले ली बीच में है, तो उसको 64 से 67 ईयर की जब उसकी एज हो जाएगी तब से पेंशन मिलनी शुरू होगी। तो इस चीज को लेकर वहां पर बहुत ज्यादा विरोध हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। किस कंट्री को प्रोटेस्ट हुआ है रिवाइज पेंशन स्कीम की वजह से, तो किसके, फ्रांस में, क्योंकि इन्होंने पेंशन एज को 62 से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 62 से बढ़ाकर इन्होंने कर दिया था 64। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर देख लो, एलिजाबेथ बोर्ने, प्रेसिडेंट मैक्रोन। ठीक है, और फ्रांस की कैपिटल आपकी, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज आईपीसीसी। तो ये हिंदू के एडिटोरियल में था, वहां से मैंने उठा लिया है, वन लाइनर है सिर्फ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, व्हेन डिड शहीद दिवस सेलिब्रेटेड। देखो शहीद दिवस भारत में एक से ज्यादा मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। एक शहीद दिवस तो मनाया जाता है 30 जनवरी को, जिस दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। एक शहीद दिवस आपका लक्ष्मीबाई की, जिस दिन हीरोज से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गई थी वो, उस दिन भी मनाया जाता है। और जिस शहीद दिवस की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 23 मार्च की, क्योंकि आपको पता होगा 23 मार्च 1931 को, ठीक है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंकने को लेकर इनको क्या कर दिया गया था, पनिशमेंट दे दिया गया था। नेक्स्ट है, विच पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड बाय शहीद भगत सिंह। तो देखो एक पार्टी थी जिससे ये, जो आपके शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आसफुल्ला खां, ये सारे इससे जुड़े हुए थे। ये इस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले ये आपकी रिपब्लिकन आर्मी थी, लेकिन फिर भगत सिंह के प्रयासों से इन्फ्लुएंस होकर इसमें सोशलिस्ट वर्ड भी जोड़ा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर इसका नाम हो गया। फॉर हाउ मेनी डेज भगत सिंह केप्ट फास्ट इनसाइड जेल। तो आपको पता होगा, भारतीय कैदियों की स्थिति को देखकर शहीद भगत सिंह ने जेल के अंदर ही अनशन शुरू किया था। इनको देखकर बाकी ने भी अनशन शुरू किया था। और एक व्यक्ति यतीन दास, यतीन दास या जतिन दास, उनका क्या हो गया था, भूख हड़ताल के कारण मृत्यु भी हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया था, जेल में 157 डेज तक अपना क्या किया था, अनशन रखा था। और वहां पर बैठकर इन्होंने कुछ राइटिंग्स भी लिखी थी, जिनको जाना जाता है, जिसको आगे चल के बुक के रूप में कंपाइल किया गया, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। चलिए नेक्स्ट है, विच कॉरिडोर विल ओपन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी, पीक जो आपकी नीलम वैली है, पीओके में तितवारा विलेज पड़ता है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, नीलम वैली के पास एक शारदा पीठ पड़ती है। तो भारत सरकार क्या कर रही है, जिस तरीके से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोला गया था, जहां पर श्रद्धालु जाकर अपनी उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सिखों से जुड़ा हुआ था आपका तलवंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर जैसे वो प्रार्थना कर सकते थे, तो ऐसे शारदा पीठ को भी खोला जा रहा है। और जब लास्ट ईयर ना, ये यूपीपीसीएस ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है वो किस नदी के किनारे पर है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो शारदा पीठ नीलम वैली पीओके में, तितवारा विलेज है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नीलम वैली आपको याद रखनी है। व्हेन डिड करतारपुर कॉरिडोर ओपन, करतारपुर कॉरिडोर ओपन खोला गया था 2009 में, जो मैंने आपको बता दिया था।
फॉर विच केस सुप्रीम कोर्ट विल सेट अप स्पेशल बेंच। सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बना था 26 जनवरी 1950 को, इसमें कार्रवाई होनी शुरू हो गई थी आपकी 28 जनवरी 1950 को। शुरुआत में इसमें 7 जज थे, 1+7। आज फिलहाल 1+33 है। DY चंद्रचूड़ ने इसका कार्यभार अभी 9 नवंबर 2022 को संभाला था। उन्होंने रिप्लेस करा था UU ललित को, और जो आपके 49th चीफ जस्टिस थे, और उससे पहले थे आपके NV रमन्ना, जो आपके 48th चीफ जस्टिस थे। तो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक बिल्किस बानो केस था, गुजरात राइट विक्टिम है जिनका सामूहिक बलात्कार हुआ था, ठीक है, बिल्किस बानो जिनका सामूहिक बलात्कार हुआ था। तो अब इनके जो दोषियों को समय से पहले छोड़ा गया, तो इसको लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है। तो अब उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि स्पेशल बेंच सेटअप करी है, ठीक है, इस केस को देखने को लेकर। तो बिल्कुल बानो केस आपने याद रखना है। अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे शाहबानो केस किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, शाहबानो केस किस इवेंट से जुड़ा हुआ है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट है विच इज हु इज द करंट यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर। मनसिक मंडानिया जी जो है फिलहाल यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि इनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि भारत में फर्टिलाइजर की कमी नहीं होगी, ठीक है, आने वाले खरीफ सीजन में भारत में फर्टिलाइजर की कमी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है विच इंडियन वेसल विल पार्टिसिपेट इन कोबरा एक्सरसाइज। तो एक कोबरा एक्सरसाइज हो रही है, कहाँ हो रही है, यूके में हो रही है। और भारत का कौन सी वेसल इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, मिराज 2000, ठीक है, मिराज 2000 इसमें क्या करने वाली है, पार्टिसिपेट करने वाली है। हाउ मैनी पद्म अवार्ड कन्फर्ड, ठीक है, भारत कितने पद्म अवार्ड कंफर्म किए गए हैं। तो एक तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा अवार्ड तो भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर आपका पद्म भूषण, और फिर आता है आपका पद्म श्री, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब की बार राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड दिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह भी और राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद थे अवार्ड सेरेमनी में। तो अब की बार जो अवार्ड मिले, एक तो आपने ना ये संख्या याद करनी है, 106 अवार्ड मिले हैं, ठीक है, जिसमें से भारत रत्न के बाद जो सेकंड नंबर पे होता है पद्म विभूषण, वो मिला है एक तो आपके SM कृष्णा, जो आपके फॉर्मर कर्नाटक के CM और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं यूनियन गवर्नमेंट में, SM कृष्णा। इसके अलावा बाल कृष्णा दोषी, जिनको आर्किटेक्चर में मिला है और पोस्टमसली मिला है, यानी कि मरणोपरांत मिला है। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, आकाशा एयर नाम की नई एयरलाइन भी चलाई थी इन्होंने। तो राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, पद्मश्री मिला है, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, फील्ड भी पूछ लेते हैं कई बार। मिस्टर आदित्य बिरला ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जिनको पद्म भूषण मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पद्मश्री में अगर हम बात करें तो कपिल कपूर दिल्ली के प्रोफेसर है। कमलेश जी पटेल एक स्पिरिचुअल लीडर है। MS कल्याणपुरी, ठीक है, जोधियाबाई बैगा जो बैगा पेंटिंग से जुड़ी है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो UPSC वगैरह या PCS की तरफ जा रहे हैं, तो उनको बैगा पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बैगा पेंटिंग उनके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उषा बारला पांडवनी आर्ट, तो जो UPSC में जा रहे हैं उनके लिए भी एक तो आपका बैगा पेंटिंग आपने पढ़नी है, पांडवनी आर्ट आपने पढ़ना है। नेक्स्ट रमन चोरेवल ट्राइबल फार्मर फ्रॉम केरला, जिनका नाम बहुत चर्चाओं में रहा था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर, रमन चेरुवाल, आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। तो पद्म ये सारे जो थे ये पद्म अवार्ड से जुड़े हुए थे आपके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद करके आपने जरूर जाना है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें हु इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड, ला गणेशन वहां के क्या है आपके नागालैंड के
गवर्नर है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि वहां का एक फ्रंट है जिसके साथ 2015 में भारत सरकार का एक एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट को अभी कैंसिल किया जा रहा है, तो इसलिए नागालैंड चर्चाओं में है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, हु इज द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के फिलहाल कैग कौन बनाए गए हैं? कैग, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं महालेखा और नियंत्रक, ठीक है, महालेखा और नियंत्रक बोलते हैं। तो ये बनाया गया है गिरीश चंद्रा मुर्मू को, ठीक है, कैग बनाया गया है गिरीश चंद्रा मुर्मू को। कैग का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसका मेंशन होता है। और इनको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। सरकारी पैसे जो सरकारी कंपनियां कोई भी अपना खर्च करती है, तो उसकी जांच करता है आपका कैग। ये पीएसी को, ठीक है, अपने क्या समाता है, रिपोर्ट थमाता है, और जिसके हेड होते हैं ओपोजिशन पार्टी के लीडर, ठीक है, पीएसी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, ये क्या करता है, अपनी रिपोर्ट थमाते हैं। और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो हेड होते हैं वो होते हैं आपके ओपोजिशन पार्टी के लीडर। तो अगर ओपोजिशन पार्टी के लीडर को किसी भ्रष्टाचार की फाइल मिल जाती है, तो ये एक क्या होता है सामने वाले के लिए, जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है, ठीक है, काफी नेगेटिव चीज होती है। तो यूपीए गवर्नमेंट की जो नेगेटिव छवि बनी थी, वो कैग की बैक टू बैक जो फाइल आई थी 2G 3G, कोल कोल घोटाला, उस तरह की जो घोटाले की जो सारी रिपोर्ट दी थी वो कैग ने ही दी थी। तो अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, व्हेन डिड चंद्रयान 3 एंड आदित्य एल मिशन विल लॉन्च। तो अभी भारत के जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, बेंगलोर में जिसका हेडक्वार्टर है। तो इसरो ने अभी क्या किया है, इसरो के जो आपके चेयरमैन है एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ, जिन्होंने के सिवन को रिप्लेस किया था, इससे पहले के सिवन थे, कई बार ये पूछ लेते किसको रिप्लेस किया, तो के सिवन को रिप्लेस करके एस सोमनाथ बने थे। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि चंद्रयान 3 और आदित्य एल मिशन, ठीक है, आदित्य जो आपका सन का पर्यायवाची होता है, ठीक है, आदित्य एल मिशन भारत लॉन्च करने जा रहा है। कब तक? मिड 2023 तक वो इसको लॉन्च कर देगा। नेक्स्ट है, विच मेडिकल फार्मा इज बैन बाय द ड्रग कंट्रोलर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखो, एक क्या है, नोएडा बेस, ठीक है, नोएडा बेस एक आपकी मेडिकल फार्मा है, नोएडा बेस एक मेडिकल फार्मा है, और इसने खांसी की सिरप बनाई थी। और इस खांसी की सिरप से 18 साल का एक के कुछ लड़के या उज्बेकिस्तान में जिनकी डेथ हो गई थी इसके इस सिरप को लेने से। तो ये जब ना चर्चाओं में आ गया था, तो अभी क्या किया गया, इसको बैन कर दिया गया है। किसने बैन किया है? ये किया है आपके ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है अभी? राजीव रघुवंशी, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर बोर्ड ऑफ इंडिया ने बैन किया है। और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को अभी कौन चेयर कर रहे हैं? राजीव रघुवंशी जी चेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हु इज करंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो तुषार मेहता, जिस तरीके से आपके एडवोकेट जनरल होते हैं, ऐसे ही वहीं पर एक छोटी रैंक होती है सोलिसिटर जनरल। ये भी क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब भी कुछ पूछा जाता है, तो एडवोकेट जनरल और सोलिसिटर जनरल जाकर वहां पर इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं। आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में मेंशन है आपके सोलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल का, जिनको लीगल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, केंद्र सरकार के न्यायिक अधिकारी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी इज अबाउट। तो अभी क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी के बारे में बात कर रहा है, जो क्या कहता है कि हस्बैंड को रेप के चार्ज से
मुक्त करता है। तो अभी जो सुनवाई होने वाली है वो अभी मैरिटल रेप पर होने वाली है, ठीक है। यानी कि एक हस्बैंड अगर एक वाइफ के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाया जाता है तो क्या हस्बैंड पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होने वाली है। नेक्स्ट है विच इंग्रेडिएंट विल एडेड इन राशन ऑफ इंडियन आर्मी। ये आपने देखा भी होगा कि मिलेट्स को लेकर यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र 2023 का जो साल मना रहा है वो आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है, और मिलेट्स को बढ़ावा डे बाय डे मिल रहा है। तो अभी क्या किया गया भारतीय आर्मी में भी, ठीक है, भारतीय आर्मी में भी क्या किया जा रहा है, मिलेट्स को उनके राशन में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। पहले होता था, फिर बीच में बंद हो गया था, अब दोबारा से किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सोलोमन आइलैंड इज इन न्यूज, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सोलोमन आइलैंड। तो देखो सोलोमन आइलैंड अभी चर्चाओं में है, पहले तो हम ये देख लेते हैं क्यों चर्चाओं में है। तो चाइना ने क्या किया है, चाइना सोलोमन आइलैंड में एक प्रोजेक्ट लगा रहा है, ठीक है। चाइना सोलोमन आइलैंड में क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट लगा रहा है। और ये चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि सोलोमन आइलैंड ने यूएस से अपने रिलेशन न रखकर चाइना की तरफ अपने रिलेशन शिफ्ट कर लिए हैं। तो एक खतरा बढ़ गया है क्योंकि चाइना सामने वाले कंट्री को डेट ट्रैप्ट में फंसाता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, उनको ना बहुत ज्यादा कर्जा दे देता है, और इतना कर्जा दे देता है कि वो चुका नहीं पाते। लेकिन अभी दोनों ही देशों ने, चाइना ने भी और सोलोमन आइलैंड ने भी, ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि यहाँ पर एक्विजिशन जैसा कोई प्रोविजन नहीं होगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपने याद रखना है सोलोमन आइलैंड की कैपिटल क्या है, तो होनियारा क्या है यहाँ की इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है हु वॉन एबल प्राइज फॉर दिस ईयर। तो एक तो ना आपने ये याद रखना है एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। तो जो एबल प्राइज है वो दिया जाता है आपके मैथमेटिक्स के फील्ड में। एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। और कैफ्रेली लुइस कैफ्रेली जो आपके अमेरिकन है, अर्जेंटाइन अमेरिकन है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पढ़ाते हैं। और किस चीज को लेकर दिया है, वैसे इतना नहीं आता कि किस चीज को लेकर दिया, लेकिन आपने याद रखे जाना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो 33 क्वेश्चन से आपने एक तो याद रखना है एबल प्राइज दिया जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, लुइस कैफ्रेली को दिया गया है जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पढ़ाते हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु इज एट द टॉप पोजीशन इन द ओडीआई बॉलर रैंकिंग ऑफ आईसीसी, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल की अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है आपका, उसकी रैंकिंग जारी हुई है जिसमें ओडीआई में जो भारत के सिराज थे उनको रिप्लेस करते हुए जोस हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के टॉप पर आ गए हैं। सेकंड नंबर भी ऑस्ट्रेलियन माइकल स्टोक का है, और थर्ड नंबर है आपके सिराज का। तो ये थे हमारे 23 मार्च के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फिर मिलेंगे हम 24 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।